पॉपुलेशन इकोलॉजी का 9th लेक्चर ही। आज का जो टॉपिक है वह है एनर्जी पार्टीशनिंग, आर एंड के सिलेक्शन। विषय वस्तु को समझने के लिए सबसे पहले छोटे छोटे टुकड़ों में हम लोग देखने की कोशिश करें। एनर्जी पार्टीशनिंग मतलब ऊर्जा का बंटवारा। ठीक है, कोई भी ऑर्गेनिज्म है, उसको एक सर्टेन अमाउंट में एनर्जी चाहिए, सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए। ये सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी मतलब नीड है, ये इसका नीड है, नीड। ये सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी से क्या करता है? तो फुलफिल द डिमांड, फुलफिल इट्स मेटाबॉलिक एक्टिविटीज, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज, जो भी इसका अपना मेटाबॉलिक एक्टिविटीज है उसको ये फुलफिल करता है कि भाई मेरा काम जो है वो आराम से हो, कोई हमको उसके लिए दिक्कत ना हो। मेटाबॉलिक एक्टिविटीज किसी भी एनिमल या सेल का दो मुख्य होता है, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन। ये मेजर दो एक्टिविटी है। तो ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन, इसके लिए वो एनर्जी को फुलफिल करता है। जहां तक ग्रोथ में ग्रो करना, रिपेयर करना, मेंटेनेंस करना, ये सभी हैं। रिप्रोडक्शन में क्या है? गैमेट फॉर्म करना, फर्टिलाइजेशन करना, सर्च द मेट, है ना। अपने मेल है तो फीमेल की तलाश करना, फीमेल है तो मेल की तलाश करना। पेरेंटल केयर, आखिर बच्चे जो हैं उन बच्चों के लिए कितना ध्यान रखता है उसका जो मदर फादर या फिर जो उसके पेरेंट्स होते हैं, उसमें भी एनर्जी खर्च होता है। इसका मतलब है कि इन सब के लिए एक एनर्जी का बंटवारा है ना। मान लो कि अगर हम ये माने कि 100 जूल एनर्जी है, तो सब काम में अलग, किसी को 10 जूल लगना है। मान लो कि मेंटेनेंस है, तो मेंटेनेंस में मान लो कि बोले हम लोग कि 10 जूल खर्च हो रहा है। रिप्रोडक्शन का वर्क है, हम लोग रिप्रोडक्शन में 50 जूल खर्च हो रहा है। ठीक है भाई। फिर आया कि भाई पेरेंटल केयर है, पेरेंटल केयर में 5 जूल खर्च हो रहा है। हम लोग बंटवारा कर रहे हैं 100 जूल को। फिर बोले प्रोटेक्शन में, सुरक्षा में, इम्यूनिटी और डिजीजेस से 10 जूल खर्च हो रहा है। ठीक है भाई। एंड अदर्स, अदर्स में हम लोग बोल रहे हैं कि 25 जूल खर्च हो। तो हमने क्या किया, यहां पर हमने बजट बनाया। तो 100 जूल हमारा टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी जो हमको खर्च करने के लिए मिला है। इसको अलग अलग काम में बांटे, मेंटेनेंस के लिए, रिप्रोडक्शन के लिए, पेरेंटल केयर के लिए, प्रोटेक्शन के लिए, और भी जो दुरुस्त वर्ग है। सो दिस इज कॉल्ड एनर्जी पार्टीशनिंग। एनर्जी पार्टीशनिंग, कि हम लोग किस किस काम के लिए कितना एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, दैट इज कॉल्ड एनर्जी पार्टीशनिंग। अब इस एनर्जी पार्टीशनिंग का बहुत महत्व है किसी भी एनिमल के लिए, क्योंकि अगर वो सही से पार्टीशनिंग नहीं होगा, उस एनिमल के लाइफ पर क्या होगा, उसका बुरा असर पड़ेगा। एकदम क्लियर कट है ना। एक छोटे बच्चे को अगर खाना ना मिले तो वो जीवन भर कमजोर रहेगा। एक बूढ़े आदमी को बहुत खाना मिल गया तो उसकी जीवन ही खत्म हो जाएगी। मतलब कि ये एकदम एक समझी और सुलझी हुई बात है। तो जो एनर्जी का पार्टीशनिंग है वो इन्वायरमेंटल कंडीशंस पर भी डिपेंड करता है। एनर्जी पार्टीशनिंग इज influenced by environmental conditions, environmental
कंडीशंस। अब ये कंडीशंस जो हैं दो प्रकार के होंगे। पहला वेरिएबल कंडीशन, जहां पर लगातार बदलाव हो रहा हो, अभी तूफान आ गया, कल बाढ़ आ गया, परसों फलाना आ गया, कुछ भी ऐसे, मतलब हमेशा बदलाव हो रहा। दूसरा जो इन्वायरमेंटल कंडीशन है वो क्या है? कांस्टेंट। वहां कोई बदलाव नहीं, एक साथ जनवरी में ठंडी रहेगी तो मई में गर्मी रहेगी तो जुलाई में बरसात रहेगा, अगर फिक्स्ड हो जाए तो हम लोग कहते हैं कि वो कांस्टेंट है। लेकिन वहीं पर वेरिएबल में क्या है? हम बोले अभी जनवरी में ठंडी है, पता चला अगले साल फरवरी में ठंडी आ गई, मई में गर्मी की जगह ठंडी है, जून में बहुत गर्मी, मतलब क्यों हम कहेंगे बाबा पता नहीं है मुझे क्या हो रहा है, सब बदल रहा है, बहुत तेजी से बदल रहा है। अब जहां बहुत वेरिएबल होगा उसके बारे में हम लोग कुछ घोषणा नहीं कर सकते हैं, सो अनप्रेडिक्टेबल हो जाएगा ये। अनप्रेडिक्टेबल मतलब कुछ भी हो सकता है कभी भी, क्योंकि वेरिएबल है। कांस्टेंट के लिए क्या बोल रहे हैं? नहीं साहब, ये प्रेडिक्टेबल है। प्रेडिक्टेबल इन्वायरमेंट है। क्या है, कैसा इन्वायरमेंट है ये? प्रेडिक्टेबल इन्वायरमेंट। वेरिएबल जहां, वहां क्या है? अनप्रेडिक्टेबल इन्वायरमेंट। हम बता नहीं सकते कि इन्वायरमेंट कब कहाँ क्या बदलाव लाएगा। तो अगर अनप्रिडिक्टेबल और प्रिडिक्टेबल में, मतलब वेरिएबल और कांस्टेंट में जब हमने इसको बदला, तो एनिमल या प्लांट या माइक्रोब्स के स्पीसीज पर क्या असर पड़ेगा? तो इसके लिए क्या कहते हैं, जहां वेरिएबल है, अनप्रिडिक्टेबल है, कहते हैं सिलेक्शन प्रेशर। चुनने का जो दबाव है, फेवर स्पेसीज। क्या कहता है कि सिलेक्शन जो है, सिलेक्शन प्रेशर फेवर्स स्पेसीज। सेकेंड क्या कहता है? हाई रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल। ऐसे जो हैं उनमें बहुत क्षमता होगी प्रजनन की, क्योंकि इनके सिलेक्शन का प्रेशर है कि हमें चुनना ही है, वेरिएबल कंडीशन है। तो एक मक्खी जो है, वो मक्खी 200 अंडे दे रहे हैं पर डे। क्यों भाई? क्योंकि अनप्रेडिक्टेबल है, पता नहीं 200 में क्या होगा। इसका लक्ष्य क्या है? कम से कम एक अंडा से दो अंडा जरूर बच जाए, 1 to 2 एग बच जाए, ताकि मेरा जनरेशन चलते रहेगा। अगर यही मक्खी कभी कांस्टेंट इन्वायरमेंट में ही सरवाइव करने लगे, तो क्या पता चलेगा कि 2 से 10 एग ही पर डे दे रहा है। ठीक है, यहां पर भी इसका लक्ष्य क्या है? 1 से 2 अंडे बच जाए मेरा। तो यहां सिलेक्शन का प्रेशर बहुत है, 200 में 1 से 2 बचेगा, बाकी 199 198 अंडे खत्म हो जाएंगे, मतलब सिलेक्शन प्रेशर बहुत ज्यादा है। तो इस ये स्पेसीज क्या कर रहा है, मक्खी का स्पेसीज क्या कर रहा है कि इस प्रेशर को फील कर रहा है, और इसलिए उसने अपने अंडे की संख्या को क्या क्या बढ़ा दिया। प्रेडिक्टेबल में क्या है कि सब कुछ खुशी खुशी है, इसको पता है कि बहुत ज्यादा कुछ उल्टा पुल्टा होना नहीं, तो भाई अपना 2 से 10 ही अंडे दो। हाई रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल, पता चल ही रहा है कि 200 अंडे पर डे दे रहा है। और इसमें क्या है? लो, मतलब ये पहले तो सिलेक्शन प्रेशर के बारे में कंपेयर करते हैं हम लोग, कि सिलेक्शन जो है यहां फेवर करता है स्पीसीज को, फेवर फेवर्स स्पीसीज, क्योंकि बहुत कम है इसलिए आराम से जो जन्म ले रहा है वो सरवाइव कर रहा है। दूसरा, लो बायोटिक पोटेंशियल, बायोटिक पोटेंशियल। ठीक है, जन्म दर भी कम है, यहां पर खुशहाली है। एक जमाने में क्या होता था, जब आज से, अभी भी है ऐसा नहीं कह सकते हैं, आप देखें जो देश गरीब होता है ना, वो हमेशा चाहता है कि हम किसी बड़े अमीर देश में चले जाएं। जैसे भारत ही है, तो भारत के इर्द गिर्द देश क्या है, बहुत गरीब है। नेपाल, बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका, वहां से हमेशा लोगों की इच्छा रहती है कि हम किसी भी तरीके से भारत में चले जाएं, क्योंकि बड़ा देश है, काफी अवसर है वहां पर, जीने के अच्छे उपाय है। तो हर जो है वो चाहता है कि हम बेटर इन्वायरमेंट में जाएं, स्टेबल इन्वायरमेंट में जाएं,
और स्टेबल इन्वायरमेंट जाए ताकि हमारा जो है बेटर सर्वाइवल हो, हमारा एनर्जी कम खर्च हो और हम ज्यादा से ज्यादा अपने जीवन को आगे बढ़ा सकें। ठीक है। सो अनप्रेडिक्टेबल में क्या है जो हम लोग कह रहे हैं? सबसे पहला जो हमारा है कि वेरिएबल कंडीशन। वेरिएबल कंडीशन में क्या होगा कि एक कप चाय के लिए हो सकता है आपको 100 रुपया तक खर्च करना पड़े, क्योंकि पता नहीं है। लेकिन स्टेबल जगह पर क्या होगा कि यदि 10 रुपये का मिल रहा है तो 10 से कभी 12 हो जाएगा, 10 से कभी 9 हो जाएगा, लेकिन वो एक एनर्जी का फिक्स है, कितना ही होगा। हो सकता है कि यहां गरीबी हो जाए तो 1,000 रुपये का मिलने लगे चाहे। इसका मतलब है क्या कि वेरिएबल कंडीशंस में एनर्जी पार्टीशनिंग का बहुत रूल्स रेगुलेशन फॉलो नहीं हो पाता है, जबकि स्टेबल कंडीशन हमेशा बहुत अच्छा काम करता है। ठीक है। साथ ही साथ क्या है, बहुत सारे सवाल और भी हैं। ठीक है, और भी बहुत सारे इसमें सवाल हैं जो आपको कॉन्सेप्चुलाइजेशन में समझा रहे हैं। अब देखिए, जब ये कंडीशन हो रहा है तो हम लोग क्या कहते हैं कि जो स्टेबल है वो बहुत धनी है, सुखी है ना। जो अनस्टेबल है वो गरीब है और परेशान है। सीधा। तो धनी सुखी का मतलब क्या है कि इनके पास जो पैसे हैं, मतलब इनको बोल सकते हैं इनके पास ग्रेटर एनर्जी इन्वेस्टमेंट है। किस काम के लिए? इन्वेस्टमेंट इन मेंटेनेंस एंड सर्वाइवल ऑफ, मेंटेनेंस एंड सर्वाइवल ऑफ दिस इंडिविजुअल। इनके पास भरपूर पैसा है, खुशियां ही खुशियां, धनी है, सुखी है, लेकिन वहीं पर ये इतना गरीब है, इतना परेशान है, ना तो पैसा है। यहाँ के बच्चे क्या होंगे? बीमारी के शिकार होंगे, मरेंगे, दे विल डाई, सर्वाइवल इज ऑन थ्रेट। तो बोला हाँ भाई सही है। इसी चीज को जब पॉपुलेशन इकोलॉजी में डिस्कस करना था तो दो साइंटिस्ट थे, एक का नाम था मैक आर्थर एंड दूसरे का नाम था विल्सन। इन्होंने इसी घटना को एक्सप्लेन करते हुए उन्होंने दो टर्म दिया। उन्होंने कहा कि सर्वाइवल ऑफ इंडिविजुअल्स के लिए दो टर्म इन्होंने दिया, एक दिया आर सिलेक्शन और एक दिया के सिलेक्शन। कई उदाहरणों से इसको पूछा जाता है सवाल कि फलाना फलाना है, बताइए आर सिलेक्शन की के सिलेक्शन। जितनी समझ हमारी विकसित होगी हम उतना ज्यादा अच्छे से समझेंगे। यहां आर स्टैंड होता है इंट्रिंजिक कैपेसिटी टू रिप्रोड्यूस, टू इंक्रीज। कोई भी एनिमल की इंट्रिंजिक कैपेसिटी कितनी होती है अपने आप को बढ़ाने के लिए, जबकि के जो है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? कैरिंग कैपेसिटी। कैरिंग कैपेसिटी कितना है? हम लोग याद होगा, हम लोग dn/dt इक्वल टू rn, ये एक्सपोनेंशियल के लिए हम लोग बताते थे, जहां बोलते थे कि इंट्रिंजिक कैपेसिटी इतनी ज्यादा होती है बढ़ने की कि वहां कैरिंग कैपेसिटी का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं होता है। जबकि जो नॉर्मल सिग्मॉइड या जिसको लॉजिस्टिक ग्रोथ कहते थे, ये था एक्सपोनेंशियल। एक्सपोनेंशियल। और जो सामान्य लॉजिस्टिक था उसमें हम लोग कैसे प्रॉब्लम? नहीं साहब, ऐसा नहीं है कि समझें कि आप सिर्फ इंट्रिंसिक कैपेसिटी से होगी, बल्कि कैरिंग कैपेसिटी भी जो है यहाँ पर बड़ा खिलाड़ी है। ये बड़ा खिलाड़ी है। कैरिंग कैपेसिटी किस पर डिपेंड करता है? कितना जगह है, स्पेस,
फूड, वाटर एंड अदर वाइटल रिसोर्सेस, इंपॉर्टेंट रिसोर्सेस, इस पर ये डिपेंड करता है। अब तो सीधी सीधी बात है कि के सिलेक्शन खुशहाल सिलेक्शन, आर सिलेक्शन हंगामेदार सिलेक्शन। सीधी बात है, के सिलेक्शन खुशहाल, आर सिलेक्शन बदहाल। और बदहाली में क्या कहता है, कोई सिद्धांत नहीं लोग मानता है, जान बची तो लाखों पाए, भागते भूगते लंगूटी भली, ऐसे कई सारे जो मुहावरा बने हैं वो आर सिलेक्शन के लिए। अब ये दोनों जो स्ट्रैटेजी है कैसे ये काम करता है नहीं करता है, इसको अब हम लोग को सीखना और जानना है। ठीक है, किस उदाहरण में क्या कंडीशन होगा। अब एक टेबल के माध्यम से हम लोग देखने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला फीचर है इन्वायरमेंट। अगर इन्वायरमेंट की बात करें तो आर सिलेक्शन का इन्वायरमेंट कैसा होता है, वेरिएबल। के सिलेक्शन स्टेबल। प्रेडिक्ट कैसा कर सकते हैं हम लोग, अनसर्टेन लिख देते हैं, कुछ पता नहीं कब क्या हो जाए। यहां क्या लिखेंगे, सर्टेन। सर्टेन है तभी, है ना। जैसे जो दैनिक मजदूरी करता है, डेली वेजेस, वो आर सिलेक्शन में है, और जो सैलरी पेड है वो के सिलेक्शन में है। इसलिए हर माँ बाप क्या चाहते हैं कि हमारा बाल बच्चा कोई सैलरी पेड नौकरी में चला जाए, स्टेबल हो जाए। कहते हैं अरे कोई नौकरी मिल जाए, वो सरकारी मिल जाए, ओ हो हमें स्टेबल हो जाए। क्योंकि प्राइवेट में लोग मानते हैं कि थोड़ा सा आर सिलेक्शन है, लेकिन जो डेली वेजेस पर काम करता है वो तो एकदम आर सिलेक्शन नहीं है। ठीक है, अब देखते हैं मोर्टालिटी, मृत्यु दर। ऑब्वियसली जो वेरिएबल है, अनसर्टेन है, वहां ज्यादा होगा, कुछ पता नहीं कब क्या हो जाए। तो उसका कोई डायरेक्शन नहीं है, नॉन डायरेक्टेड, कोई डायरेक्शन नहीं है साहब। फिर कितना भी अगर 100 है तो 100 में हो सकता है कि 90 लोग मर जाए, कोई फिक्स नहीं है। जबकि स्टेबल में लोग क्या कहते हैं कि हाँ एकदम 50 100 साल की उम्र में उनका स्वर्गवास हो गया, है ना। मतलब इसमें लोग कहेंगे कि अच्छा 80 साल 90 साल जीवन जी कर लोग गए, मतलब डायरेक्टेड है, ऐसा ही है। तो यदि नॉन डायरेक्टेड है तो ये क्या है, डेंसिटी इंडिपेंडेंट है। डेंसिटी इंडिपेंडेंट है, और ये क्या है, डिपेंडेंट है। अर्थात इसका जो ग्राफ होगा, मोर्टेलिटी ग्राफ, वो कैसा होगा, ठीक है, इस प्रकार का ग्राफ होगा। यहां बर्थ रेट जो है बी, वो डेंसिटी डिपेंडेंट है, और डेथ रेट जो है वो डेंसिटी इंडिपेंडेंट है। जबकि यहां पर क्या है, ये डिपेंडेंट है। तो ब्लू लाइन ऐसे करके, अगर आप थोड़ा सा ऐसे चाहते हैं तो मैं इसको कलर से ही इसको बता देता हूं, ठीक है ना। मैं कलर से ही इसको बताता हूं। कितना डिलीट हो जा रहा है, ठीक है। हम्म, मैं कलर लाइन से बताता, चूंकि मैंने जैसे प्रीवियस लेक्चर था उसमें कलर लाइन को बताया था। अब मैं कलर लाइन से ही इसको बताने की कोशिश कर रहा हूं, ताकि आप आराम से इसको समझ लें, कोई इशू ना हो। देखिए, ब्लू लाइन, ब्लू लाइन यहां बर्थ रेट को इंडिकेट कर रहा है, और ब्लैक लाइन था डेथ रेट के लिए, ये हो गया। सो यहाँ पर डेथ रेट जो है वो डेंसिटी इंडिपेंडेंट है, कॉन्स्टेंटली है, कुछ भी कारण से हो सकता है, तूफान भूकंप के कारण। बर्थ रेट जो है वो डेंसिटी डिपेंडेंट है। चलिए, यहां पर एक विषय हो गया। थर्ड पॉइंट की ओर आते हैं। थर्ड पॉइंट कहते हैं सर्वाइवरशिप। सर्वाइवरशिप, तो हम लोग सर्वाइवरशिप में 3 तरह का पढ़े थे, टाइप 1, 2 एंड 3। तीसरा जो था वो टाइप 3 यहां आएगा, टाइप 3। टाइप 3 कैसा था सर्वाइवरशिप का ग्राफ, डिक्रीजिंग था। कि बच्चा जो है, सर्वाइवरशिप यहां था, ये एज था,
तो बचपन में ही मैक्सिमम मौत हो जा रहा है, बढ़ती उम्र तक बहुत कम लोग पहुंच रहे हैं। जबकि यहाँ पर जो है टाइप 1 और टाइप है, खुशहाली है भैया, बड़ी खुशहाली है। तो यहाँ पर एकदम लंबी उम्र जी के लोग मृत्यु को प्राप्त कर रहे हैं, या फिर एक कांस्टेंट रेट में ऐसे डेथ हो रहा है। तो ये हो गया सर्वाइवरशिप के लिए। क्या आर सिलेक्शन के सिलेक्शन क्लियर हुआ सभी का? यस सर। हाँ। तो हम लोग किस तरह का सिलेक्शन अपने जीवन में चाहेंगे? सब लोग बताइए। के सिलेक्शन। के सिलेक्शन। ए सिलेक्शन चाहेंगे, बहुत अच्छी बात है। और किसी भी जगह को देखकर ऑब्जर्व करके भी महसूस किया करो कि वो के सिलेक्शन में है या आर्ट्स। आप जाएंगे किसी आर्ट्स के सिलेक्शन वाले इलाके में, अशोकनगर, अशोकनगर चले जाओ, चौड़े चौड़े सड़क हैं, फील्ड है, घर बड़ा बड़ा है, कैंपस होता है कि नहीं है? बहुत खुला खुला एरिया है, बाग बगीचा है, बहुत अच्छा लगता है। वहीं पर रांची में आप चले जाइए, दिल्ली मार्केट। वहीं आप रांची में चले जाइए, पुरानी रांची। आप देखें क्या वहां पर आर सिलेक्शन है, गज गज भीड़ है, सड़क जाम, फलाना पैपो। ठीक है, बिजनेस हब भी है, हम मानते हैं। लेकिन मिला जुलाकर वहां पर आप में कितने लोग जो है वो अपर बाजार में घर लेकर रहना चाहेंगे किराए में? कोई नहीं। मैंने क्या सर, बाइक में फंस जाएगा हमारा, कार तो निकाल ही नहीं सकते हैं, इतनी भीड़ वहां रहती है। लेकिन वहीं कोई बोले कि आज जैसे बोलता है कि भाई हम तो अशोक नगर में रहते हैं, तो वो होता है अरे वाह, खुला खुला एरिया, 60 फीट का रोड, पार्क, सारी सुविधाएं, स्टेबल लाइफ। इसलिए वहां जो भी है वो क्या है, सोसाइटी के जो हाईएस्ट पद पर है वो लोगों ने घर खरीद रखा वहां पर। आईएएस, आईपीएस, प्रोफेसर, बड़े बड़े वकील, बिजनेस, उन लोगों ने घर खरीद रखा। तो ये एक थॉट प्रोसेस है, उसी थॉट प्रोसेस को मैक आर्थर और विल्सन ने एक्सप्लेन किया था। और आई एम श्योर कि आप हम लोग अपना एग्जाम्पल लेकर, और हम सब पूरे जीवन में क्या चाहते हैं, आर सिलेक्शन से के सिलेक्शन की ओर जाना चाहते हैं। और आर से के सिलेक्शन जाने के लिए क्या होना चाहिए? एजुकेशन। एजुकेशन ही एकमात्र वो जादुई चीज है जो हमें आर से के सिलेक्शन की ओर ले जाएगा। तो आप लोग खूब मेहनत करिए। हम आज क्लास को यहीं रोक दे रहे हैं, 9 बजने जा रहा है, जाइए खाइए पीजिए। कल सुबह हम लोग 9:30 बजे मिलेंगे।